कर रहे थे इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन होता है इसमें हम ऐसे ना, जैसे जैसे क्या होता है शेल का नंबर बढ़ता है तो उसका डिस्टेंस या उसका एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, ऐसे रहता है ना। तो n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है ना, ऐसे ऊपर बढ़ते जाएगा 7। तो जब भी n इक्वल टू 1 पर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से आता है, देखो इसको एक्सप्लेन बाद में किया गया है ना, लेकिन ऐसे कि जब भी ऊपर से कोई भी इलेक्ट्रॉन 1 पे आता है तो उसको हम कौन सी सीरीज बोलते हैं, लेमन सीरीज बोलते हैं, है ना। 2 पर आता है तो उसको कौन सी बोलते हैं, बाल्मर। और 3 पर तो बाल्मर भी बोलते हैं, है ना। अब वो प्रोनाउंसिएशन तो देखो अलग अलग, बामर भी बोलते हैं। हमको तो जब टीचर जो पढ़ाते थे वो बामर बोलते थे उसको, बामर सीरीज। तो ये ऐसे, ठीक है। तो हाँ, फिर पाशियन है ना, और फिर ब्रैकेट और फिर बी फंड, है ना, ऐसे। और वो हमफ्री का हमको नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही अलग अलग सीरीज होती थी, ठीक है। ये लास्ट उसमें जैसे है ना, जिसने नहीं बनाया तो बना लो, है ना। ये लास्ट में ये सबसे इंपॉर्टेंट था, है ना, ये वाला। इसके पहले थोड़ा बहुत तो बस, और वो स्पेक्ट्रम के बस वो ही थे, है ना, मेन यहीं से, है ना। तो कुछ ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं है उसमें, ठीक है। फिर भी वो जो वो है, बस डेफिनेशन तुम देख लेना, नहीं तो फिर बता दूंगा, तो 5-10 मिनट का काम। पाशन, और वैसे तो मैं मतलब मॉर्निंग वाले में बस एक आध क्लास के बाद ये स्टार्ट होने वाला है ये चैप्टर। तो जो भी कभी किसी को कोई वैसा हो और यदि कभी अटेंड कर पाओ तो बस अब शायद एक क्लास बाद से। अभी तो वो बेसिक कंसेप्ट लास्ट क्लास का चल रहा है बस। स्टाइशियोमेट्री जो थी ना उसका, नॉर्मेलिटी का, हाँ बस इस क्लास में पढ़ाऊँ। कल ही तो है सर, मंडे। हाँ हाँ, आ जाना सुबह 6:45। नहीं वो स्कूल नहीं, वो नहीं जाना हो तो आने का मतलब, नहीं तो कोई। हाँ तो आ जाना। हाँ तो ये ऐसे, ठीक है। लेमन, बामर, पाशन, ब्रैकेट, फुंड, ठीक है। ये कोरोना से हो गया, नहीं तो 6 to 7 लेता था मैं। कई 2-3 बच्चे से यहीं से आके, मतलब यहीं से जाते थे मतलब स्कूल सीधे। तो ऐसे बच्चे करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। और तुम्हारे तो स्कूल में जो उसके लिए होती तो वो तो कितने 6 बजे आ जाती है, 6:30 बजे जीरो शिफ्ट। तो ऐसा कुछ थोड़ी है, वो तो करते हैं सब बच्चे। तो देखो ये सब हो गई। अब इसमें लेमन में किस में आएगा, कौन से उसमें आता है, यूवी में। तो इसमें क्या होता है, सबसे ज्यादा ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो इसकी एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए किस में आता है, यूवी में। ये किस में आता है, विजिबल। हाँ, ये सब बाकी के आईआर में आते हैं। आईआर, आईआर और यूवी ये नहीं दिखेगा बस यही रहा। हाँ हाँ हाँ, वो अब हो सकता है उसमें कोई ऐसे लेंस हो जो उसको देख पाते हैं, तो वो अलग बात है। तो ऐसे, क्योंकि इन लोगों ने भी तो किसी ना किसी तरीके से वो करा ही होगा ऑब्जर्व, है ना। तो ये हमारे ये हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हाँ, अब नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ये नहीं बता, अब यहां से करना, ठीक है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मतलब कि जैसे कोई इलेक्ट्रॉन 7 से फर्स्ट पे आ रहा है तो कितनी लाइन आएंगी उसके स्पेक्ट्रम में, है ना, ये मतलब, ठीक है। तो इसको निकालते हैं हम n2 - n1 + 1। हाँ मैं अभी बताता है ना, n2 -n1/2। देखो इसमें मतलब हमको फाइंड करना है कि जैसे 7 शेल से इलेक्ट्रॉन यदि फर्स्ट शेल में आ रहा है तो कितनी लाइन उसमें ऑब्जर्व होंगी, ठीक है। फिर हम ये भी फाइंड कर पाएंगे कि कितनी उसमें से आईआर में होंगी,
कितनी विजिबल में होंगी, कितनी मतलब अल्ट्रा वायलेट, सब पता लग जाएगा। ठीक है, अभी तो हमने ये किसका लिखा है, टोटल का लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना। दो तरीके हैं, देखो, एक अलग तरीके से भी निकल सकता है, लेकिन फॉर्मूले से ज्यादा इजी है। ठीक है, हाँ, अब इसमें जैसे ऐसा लिखो, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन कम्स फ्रॉम 7 शेल टू फर्स्ट शेल। चलो एक पहले अपन यही निकालते हैं। तो 7 से फर्स्ट शेल में आएगा, तो जिस पर आ रहा है वो N1 होगा। ठीक है, और जिससे आ रहा है वो क्या होगा, N2। हमेशा ये याद रखना, है ना, जहां पर इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में है वो N2 है ना, और जहां आ रहा है वो N1। ठीक है, तो 6 होगा N2, ठीक है, और फर्स्ट होगा N1। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना, नीचे से ऊपर में भी यही है, नीचे रहेगा तो फिर उसको फिर N2 मानेंगे ना। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 7 - 1 + 1 × 7 - 1 / 2, तो कितना हो जाएगा, 42/2 है ना, 21। तो आपको 21 लाइंस दिखेंगी इस स्पेक्ट्रम ना, जिसमें वहां से वहां इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। देखो, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, हजारों इलेक्ट्रॉन होंगे उस समय, है ना, तो हम तो मेन मान रहे हैं कि वो वहां से वहां आ रहे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जरूरी नहीं कि सब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट फर्स्ट पे आ जाए, है ना, कुछ हो सकता है 6 पे आए, फिर 5 पर आए, कुछ 6 पर आके एकदम फर्स्ट पे आ गए, ऐसे ऐसे आएंगे। ठीक है, तो टोटल लाइन कितनी दिखेंगी हमें, 21 दिखेंगी। ठीक है, अब वो अलग अलग रीजन्स में होंगे। ठीक है, हाँ, सब अलग अलग में होंगे। ठीक है, वो भी हम निकालेंगे। देखो, अब N1 = 1 को हम क्या बोलेंगे, हमेशा ग्राउंड स्टेट, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट को हमेशा क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन के लिए, है ना। ग्राउंड स्टेट मीन्स कि इन नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रहता है ना, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में रहता है, नॉर्मली फर्स्ट शेल में, है ना। जब आपने बोर मॉडल के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन करा होगा तो हाइड्रोजन का के शेल में होगा बस, है ना। हाँ हाँ, बोलो। कैसे कैसे, हाँ पहले एडिशन देता है, फिर सब्ट्रैक्शन, पहले ब्रैकेट होता है। हाँ, तो तुम 7 + 1 करोगे तो 8, है ना, 8 - 1 करोगे फिर 7 आएगा, उसमें क्या नहीं। तो 1 + 1 का है, -1 है ना, वो तो +1 का है वो, है ना, 1 - 1 है ना। ठीक है, तो है ना, तो ऐसे हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो N1 = 1 को हमेशा क्या बोलेंगे हम, ग्राउंड स्टेट फॉर हाइड्रोजन, है ना, फॉर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। हाँ, वो मैं अभी देखो सब चीजें लिखाता हूँ। ठीक है, अब हमको बहुत सारी चीजें सीखना है, देखो अब, है ना, अब हमारे पास मेन का, अभी तक तो ये लेसन ऐसे नॉर्मल सा चल रहा था, है ना, अब हमको बहुत सारी चीजें सीखना है। ठीक है, अब हम एक्चुअल एटॉमिक स्ट्रक्चर के उस पर आए, है ना। तो ग्राउंड स्टेट मीन्स, है ना, ग्राउंड स्टेट मीन्स क्या होता है कि द शेल in which last electron comes, the shell in which last electron comes in normal electronic configuration, है ना। नॉर्मल मतलब जैसे अभी तक मतलब जैसे हम नॉर्मली भरते हैं, है ना, वो वाले कॉन्फ़िगरेशन में comes in normal electronic configuration। जैसे फॉर हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन का हमेशा क्या होगा, के शेल में आएगा, तो के शेल इज इट्स ग्राउंड स्टेट,
है ना, वो K शेल क्या होगी उसकी, ग्राउंड स्टेट होगी, ठीक है ना। जैसे सोडियम है तो सोडियम का किस में आएगा, K, L और M में आएगा, तो सोडियम के लिए M ग्राउंड स्टेट हो गई उसकी, ठीक है, जहां पे वो लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो। लेकिन हमें ये पूरे अभी या कभी भी आपको स्पेक्ट्रम के कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो या तो हाइड्रोजन के पूछेंगे या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। हाँ, अब लिखो व्हाट इज हाइड्रोजन लाइक सिस्टम। हाइड्रोजन लाइक सिस्टम इज द एलिमेंट और आयंस लाइक स्पीशीज या हाइड्रोजन लाइक सिस्टम, ठीक है। हाँ, सिस्टम इज एक ही बात है ना, कि द एटम और आयन लिख लो, द एटम और आयन विच हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन में कितना होता है, एक होता है, तो जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक सिस्टम या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, ठीक है ना। मतलब कौन से हो गए एक आध एग्जाम्पल हाइड्रोजन के अलावा, कोई एग्जाम्पल, हीलियम कैसा पॉजिटिव इसमें होंगे, ठीक है, एग्जाम्पल Li2 पॉजिटिव है ना, ये ठीक है, ये इसमें एक ही एक इलेक्ट्रॉन होंगे। हीलियम में कितने होते हैं, 2। He पॉजिटिव में कितना हो जाएगा, 1, इसलिए He पॉजिटिव इज हाइड्रोजन लाइक, है ना, हाइड्रोजन जैसा है, हाइड्रोजन नहीं है मगर हाइड्रोजन जैसा है, ठीक है। Li2 पॉजिटिव Be+3 ऐसा, Na+10, यदि मान लो Na को करना है तो Na+10 ये हो गया, है ना, ऐसा, ठीक है। लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा He, Li, B यहां तक के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, रहना सब में एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो वैसा। तो इन सभी के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होगी, 1 ही होगी, है ना, सबके लिए 1 होगी। हाइड्रोजन लाइक सिस्टम और हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट 1 होती है। तो ग्राउंड स्टेट में यदि कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसके लिए इस फॉर्मूले को हम और छोटा भी कर सकते हैं। ग्राउंड स्टेट में आ रहा है तो ये दोनों तो हमेशा कैंसिल ही हो जाएंगे, है ना। तो इस फॉर्मूले को हम सिर्फ ऐसा भी लिख सकते हैं कि हाँ, ऐसा लिख लो, फॉर ग्राउंड स्टेट इफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स एट ग्राउंड स्टेट देन क्या हो जाएगा, n इंटू n-1/2 टोटल लाइन्स, है ना, वो छोटा फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पे n बस वो रहेंगे जो जहां से वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना। इफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, इफ इलेक्ट्रॉन comes at ground state, if electron comes at ground state, है ना, then total number of spectral line equal to n into n-1। जैसे अब हमको 7 से 1 में निकालना था, है ना, तो हम कर सकते हैं 7 into 7-1/2, तो क्या हो जाता है 21, ऐसे भी आंसर आ जाता है ना। तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, इससे भी काम चल जाता है सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए। लेकिन मेन फॉर्मूला यही है ना, ठीक है। ग्राउंड के लिए भी ये लगा दोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा तो देखो वही फॉर्मूला हो गया, 1-1 और यहाँ 1 आ गया, तो दोनों की जगह n2 की जगह n लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ n क्या है, वही जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। जैसे आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन्स एट 5th पोजीशन कम्स टू ग्राउंड स्टेट, है ना, तो कितनी आ जाएंगी, 5 × 5 - 20/2 10 आ जाएंगे, ठीक है ना। आए समझ में आए, है ना, कि ग्राउंड स्टेट के लिए जो भी आए जहां पर इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली है उससे करके हम निकाल देंगे, ठीक है। लेकिन इससे क्या आएंगी, टोटल लाइंस आएंगी। इसका एक और तरीका है निकालने का, जैसे मतलब किसी को ये नहीं आए तो बस ऐसे 7 - 6, है ना, प्लस 7 - 5 प्लस 7 - 4 ऐसे करते जाओ 1 तक तो भी आ जाता है, इनको जोड़ दो ना तो भी आ जाता है। हाँ, नहीं वो तो है ही लॉन्ग मेथड, है ना, लेकिन ऐसे भी आ जाता है ये, ठीक है, ऐसे करते जाओ आ जाएगा, उतनी आएगा 21, है ना। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, उससे ही करने से फायदा, ठीक है। लेकिन देखो कभी नहीं आए तो हमारे पास एक तरीका है, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, n1 की जगह 2 है, एक क्वेश्चन कर लो ऐसा, 2 तक करेंगे, फिर 2 तक है ना। हाँ, जैसे ऐसे फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन in hydrogen spectrum when electron jumps from
5th to 2nd, 5th to 2nd. रिपीट कर दो एक बार। हाँ, फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम 5th to 2nd शेल, 5th शेल to 2nd शेल। तो बस निकाल लो, है ना, कि n2 क्या हो जाएगा 5 और n1 क्या हो जाएगा 2। तो क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 प्लस 1, हाँ ऐसा, या इसमें उससे हो सकता था, इंटू 5 हो जाएगा। हाँ n2 5 हो जाएगा और ये 5 माइनस 2 अपॉन 2, ठीक है, कितना आएंगे 6 लाइन्स आ जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो 5 माइनस 4 1 हो जाता, 5 माइनस 3 2 हो जाता, 5 माइनस 2 3 हो जाता, तीनों को प्लस करो तो भी 6 आ जाएगा, ठीक है। जब कम वो हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं, है ना, जल्दी निकल जाएगा उससे, और ज्यादा डिफरेंस हो तो ये कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आएंगे। अब देखो, अब इसी में अब एक और क्वेश्चन देखो, हाँ हाँ टोटल लाइंस वाला जो n into n minus 1। हाँ, ये सिर्फ ग्राउंड स्टेट के लिए, जब 1 पे आ रहा हूं तभी, बस उसके अलावा नहीं, है ना, कभी भी नहीं। बिल्कुल ग्राउंड 1 दे देंगे ना आपको कि 1 में आ रहा है, या ग्राउंड स्टेट लिख देंगे। जैसे आ जाएगा फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली एट 5th कम्स टू ग्राउंड स्टेट, बस कर देंगे हम, ठीक है, ये लगा दें। हाँ, अब ऐसा लिखो, फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन बामर सीरीज, इन बाल्मर या बामर सीरीज when electrons comes from 6th shell to ground state या first shell, 6th shell to first shell या ground state। अब देखो, अब थोड़ा सोच के बताओ, फिर मैं बताता हूं, है ना, कि सबसे पहले नहीं, ग्राउंड स्टेट मतलब तो 1 होती है, ग्राउंड स्टेट का मतलब तो 1 होता है, देखो उसका मतलब 1 है। इलेक्ट्रॉन 6 से 1 पे आ रहा है, लेकिन आपको निकालनी कौन सी है, बामर सीरीज की निकालनी है ना, तो आपको सिर्फ वही लाइन निकालनी है, उससे भी गलत हो जाएगा यदि आप 2 तक के लिए निकालोगे, सिर्फ वो निकालनी है जो 2 2 पर ही आ रहे हो। मतलब आप जब यहां 6 से 2 तक के निकालते हो तो आपके 3 वाले भी आ जाते हैं, 4 वाले भी आ जाते हैं, 5 वाले भी आ जाते हैं। का निकालो और फिर जो सेकंड तक का निकाला उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, है ना, कि वो भी एक तरीका है। और एक और तरीका है कि बस सिर्फ n2 माइनस n1 करोगे तो भी आंसर आ जाएगा इसमें। हाँ देखो, मैं बताता हूँ, हाँ ऐसा पहले एक फॉर्मूला लिखो कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन फॉर अ पर्टिकुलर सीरीज is equal to n2 minus n1, is equal to n2 minus n1, ठीक है। n2 तो क्या होगा, जिस शेल से वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और n1 होगा जिस सीरीज का आपको निकालना है उसका नंबर, ठीक है। n1 मतलब, है ना, कि n1 भी इज फॉर दैट सीरीज, है ना, वो उसके लिए निकाल, ग्राउंड पे आ रहा है तो अब हमको ग्राउंड से कोई मतलब नहीं, हमको बामर का निकालना है तो हमारा n1 क्या हो जाएगा, जैसे फॉर बामर n1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, हमने लिखे ही थे हर एक सीरीज के लिए n1 और n2 हमको पता है, ठीक है। तो और n2 क्या है, जिससे आ रहा है, तो 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि हमको सिर्फ वही लाइन काउंट करनी है जो 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2 और 3 से 2 इतने आ रही है ना, क्योंकि यही सिर्फ बामर सीरीज की होंगी, बाकी की क्या होंगी, जैसे ऐसे 5 से 2 में क्या आंसर आ रहा था हमारा, 5 से 2 में ऐसा आंसर क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, तो ये 4 इसकी होंगी, है ना, 2 इसकी होंगी और 1 सिर्फ इसकी होगी, ऐसे अलग अलग होंगी, ठीक है, ठीक है। तो उसमें से सिर्फ हमको ये निकालना है, तो उसको ऐसे निकालेंगे, ठीक है, आया समझ में आया, है ना। तो ऐसे, जैसे अब चलो एक और क्वेश्चन लिखो, है ना,
ये क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस in Balmer series, find number of spectral line in Balmer series when electrons comes from 8th shell to 3rd shell. When electron comes from 8th shell to 3rd shell. और अब हमको किसकी निकालनी है? बामर की निकालनी है। तो 3 में तो पार्शियल सीरीज है, तो 8 से 3 तक के निकालो, 3 से 2 में जितनी आ रही है नॉन। नहीं, देखो जब ये लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन 3rd तक ही आ रहा है, इलेक्ट्रॉन 3rd तक आ रहा है ना, तो वो 2nd तक आ ही नहीं रहा है, तो बामर सीरीज की लाइन आएंगी नहीं, तो आंसर 0 हो जाएगा, है ना। देखो लॉजिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वो सही सबने पकड़ा कि 3rd है वो पार्शियल, है ना, लेकिन 3rd में पार्शियल सीरीज है, तो जब 8th से 3rd तक आएगा तो सिर्फ हमारी लाइन किन के आएंगी? पार्शियल, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री, और कोई आएगी नहीं, ठीक है ना। तो लेमन आएगी ना बामर आएगी, ठीक है। देखो ये लॉजिकल क्वेश्चंस है ना, ऐसे इनमें पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये ऐसे बिट्स में ज्यादा पूछते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, है ना, थोड़े लॉजिकल टाइप के, ठीक है। तो देखो ऐसा है ना, तो यदि वो इलेक्ट्रॉन यहीं तक आ रहा है तो बाकी की लाइन आ ही नहीं सकती है, ठीक है। तो इतने तक ही लाइन आएंगी। तो अब देखो, अब आपको सब आ गया, टोटल निकालना आ गया, एक पर्टिकुलर सीरीज का आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि वहां तक नहीं पहुंचेगी तो वो लाइन आएंगी ही नहीं, ठीक है। तो जब 3rd तक आएगा तो बामर और लेमन की 0 लाइन, है ना, वो लाइन दिखेंगी नहीं, क्योंकि उन्होंने हमको बता दिया, फ्री नहीं छोड़ा है उसको, है ना, ग्राउंड तक आने के लिए छोड़ा नहीं है, वहीं तक आ रहा है, ठीक है। उसको इतनी एनर्जी हम देते जा रहे हैं कि वो वहीं तक रह पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक वो फॉर्मूला था इनका, क्या निकालने का, कितनी एनर्जी क्या आएगी या किसका आएगा, वो कैसे हम निकालेंगे, ये फॉर्मूला। लेकिन इससे भी ज्यादा इजी हो जाता है वो बोहर के फॉर्मूले से, है ना, वो इससे भी ज्यादा इजी होता है इस फॉर्मूले से। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रेडबर्ग फॉर्मूला। तो रेडबर्ग फॉर्मूला क्या होता है कि न्यू बार इक्वल टू 109,677 इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, है ना। ये हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए फॉर्मूला ये, सॉरी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज नहीं, फॉर हाइड्रोजन, है ना, सिर्फ हाइड्रोजन का लिखना, फॉर हाइड्रोजन, है ना। और फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज उसमें इनके वो भी आएंगे, क्या, एटॉमिक नंबर। क्या एनर्जी निकालने के लिए? देखो इससे सब कुछ निकल आएगा, ये तो क्या है, वेव नंबर का, है ना। जैसे ही वेव नंबर आ जाएगा उसका इन्वर्स कर दोगे तो वेवलेंथ आ जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए ये फॉर्मूला है, जेड स्क्वायर भी आएगा उसमें, जेड एटॉमिक नंबर। जैसे He पॉजिटिव का आया क्वेश्चन, तो हम उसमें क्या करेंगे, 2 भी रखेंगे वहां पर उस जेड की जगह, ठीक है, तो आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, आया, समझ में आया, है ना। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए फॉर्मूला ये, हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है, इसलिए उसके लिए फॉर्मूला वो है, ठीक है ना। तो और ये 109,677 को क्या बोलते हैं? रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, सेंटीमीटर इनवर्स, है ना, इसकी यूनिट काय में सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। तो अब हाँ हाँ हाँ, जेड स्क्वायर, नीचे भी n का भी स्क्वायर है, z का भी स्क्वायर है, z इज एटॉमिक नंबर, ठीक है। जैसे He पॉजिटिव के लिए 2 हो गया, Li2 पॉजिटिव के लिए 3 हो गया, B3 पॉजिटिव के लिए 4 हो गया, बस 4 से ज्यादा का कभी नहीं पूछेंगे, है ना, 3 का ही पूछते हैं मेनली। और हाइड्रोजन में सबसे ज्यादा तो हाइड्रोजन का पूछेंगे, ठीक है। तो अब देखो जैसे ये आया तो इसका इन्वर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगी, वेवलेंथ, है ना। लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ν, ये हो जाएगा।
अब ये जैसे ही लेमड़ा आया तो न्यू इक्वल टू होता है सी बाय लेमड़ा, तो न्यू आ जाएगा, और डेल्टा ई एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच सी बाय लेमड़ा। तो देखो सब कुछ आ जाता है। नहीं, ये हम वो नहीं, ये एक शेल की एनर्जी नहीं निकाल रहे हैं, ये हम डिफरेंस निकाला है जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरी जगह आ रहा है, ये डिफरेंस इन एनर्जी है, इस लाइन की एनर्जी है, दिस इज द एनर्जी ऑफ लाइन, इसलिए मैंने आगे डेल्टा लगा दिया, दिस इज द एनर्जी ऑफ लाइन, इस लाइन की एनर्जी है। अभी हमने तो वो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं ना उसका, शेल का कहां पढ़ा अभी, है ना, एक शेल का नहीं पढ़ा, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन ये किसकी है, लाइन की एनर्जी है ना। जैसे अब आपको निकालना है कि थर्ड शेल से सेकंड शेल में यदि इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो किस एनर्जी की लाइन वो इमिट करेगा। अभी तो हमको ये नंबर ऑफ लाइन आ गई, अब हमको ये आना है कि ये थर्ड से सेकंड पे जब आ रहा है ये लाइन, तो इस लाइन की एनर्जी क्या होगी ये निकालना है, एक लाइन की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये निकालेंगे और फिर ऐसे करके उसको ये निकाल लेंगे, लेकिन ये इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, हम सीधे सीधे एनर्जी वाले लगाएंगे तो उससे भी आ जाएंगे, ठीक है। हाँ वो मैं बता, हाँ, वो मैं सब बताता हूँ, है ना, तो धीरे धीरे करना पड़ेगा ना, एक एक चीज करके करना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है। यदि इसकी जगह ये सब हम यहाँ पे पुट कर दें, है ना, यहाँ पे एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, एच सी बाय लेमड़ा, ये सब पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर जूल, है ना, और यहाँ पे बस माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आएगा, सीधे एनर्जी का आ जाएगा, ठीक है, तो इससे सीधे एनर्जी आ जाएगी, ठीक। ये डिजिट तो याद रखना ही है ना, ये अभी नहीं, बोर मॉडल में भी आएगा, है ना, ये डिजिट याद ही रखना है, ठीक है, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 जूल, है ना, या -13.6 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों हमको लर्न रखने, ठीक है ना, करना ही पड़ेगा ये लर्न। जैसे h की वैल्यू तो फिर भी दे देंगे, ये नहीं देंगे, ठीक है। ये एनर्जी की, तुमने बोला ना एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, मैं फिर से बताऊंगा, देखो पूरा अभी फिर से बताऊं, ठीक है। हाँ, इसको जूल को कन्वर्ट करा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, तो आया, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हमने सबसे पहले क्या, रेडबर्ग ने हमको क्या बताया कि एक पर्टिकुलर लाइन है, उसका यदि वेव नंबर निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इससे वेव नंबर आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। लेकिन क्या करा फिर, अब ये फालतू बार बार इतना सारा क्यों करें, तो उन्होंने H कांस्टेंट होता है, C कांस्टेंट होता है ना, तो ये सब कांस्टेंट को रख के उन्होंने एक नया फॉर्मूला ही बना दिया हमारे लिए। तो सबसे पहले क्या करा हमने कि ये जो लाइंस है इनकी वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला लिखा है ना, ये फॉर्मूला हमको किसने बताया, रेडबर्ग ने बताया, ठीक है ना। और ये जो वैल्यू आई है ना, ये उन्होंने हर एक की एनर्जी और सब कुछ फाइंड करके ये वैल्यू निकाली, ठीक है, ये वैल्यू उन्होंने निकाली, ठीक है ना। बाद में बोर मॉडल से भी ये वैल्यू है ना सेम ऐसी प्रूव भी हो जाती। टू फाइंड एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, to find energy of spectral line when electron comes from n2 shell to n1 shell, n2 shell to n1 shell, है ना, ठीक है, उसके हमको वो निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, हाँ, तब ये फॉर्मूला लिखो, डेल्टा ई इक्वल टू -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18, हाँ, ब्रैकेट में सेम वही 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर
और ब्रैकेट के बाहर z स्क्वायर और आगे जूल। अब देखो ये वैल्यू कैसे आई, इसमें h और c का क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, हाँ इसमें, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पहले इसको सेंटीमीटर से काय में चेंज करा होगा, मीटर में चेंज करा होगा, ठीक है, तब जूल में यूनिट आई होगी, है ना। तो वो सब करने के बाद ये आंसर आया होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, हाँ ऐसा लिखो, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इज कॉल्ड रेडबर्ग कांस्टेंट इन जूल ना। जूल में रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू ये है, सेंटीमीटर इनवर्स में क्या थी, 109677, है ना, हाँ। 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इज द वैल्यू ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट इन जूल, ये जूल में है उसकी, है ना। अब देखो हमको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करके कोई मतलब नहीं है कि ये रेडबर्ग कांस्टेंट ही बोलते हैं इसको भी, लेकिन ये कब अप्लाई करेंगे, जब एनर्जी निकालनी हो डायरेक्ट हमें, ठीक है ना। ठीक, आप फॉर्मूला ये भी लिख सकते थे RH इंटू ये, और RH की वैल्यू है ये, ठीक है। इस केस में RH की वैल्यू इस केस में क्या है, ये, ठीक है। अब RH मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट, है ना, कि रेडबर्ग कांस्टेंट को ऐसे RH करके डिनोट कर देते, ठीक है। तो ये, हाँ अब ऐसा लिखो, जैसे अब एक की एनर्जी फाइंड आउट करो, है ना, एनर्जी फाइंड आउट करो, जैसे फाइंड एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, फाइंड एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 5th शेल टू 2nd शेल, इसके निकालते हैं सब। 5th शेल टू 2nd शेल इन हाइड्रोजन, हर एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होती है, ठीक है, हर एटम, ठीक है। इसीलिए नहीं तो ये स्पेक्ट्रम आता ही नहीं, कि कहां से आती 5th शेल, है ना, कहां से आती 4th शेल, यदि नहीं होती तो। ग्राउंड स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में रहता है, बाकी हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कोई सा भी एटम हो, ऑल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स, कोई काउंट ही नहीं कर सकता, इतनी होती है, ठीक है। और ये इसका प्रूफ है, ये स्पेक्ट्रम, है ना, इसका प्रूफ है कि ऐसा होता है। कैसे, अब निकालो एनर्जी, है ना। अब हमको कौन सी लाइन की एनर्जी चाहिए, बस ये वाली, जो ये यहां से 2nd तक आ रही, सिर्फ इस लाइन की एनर्जी निकालना, बाकी किसी से हमको कुछ मतलब नहीं, ठीक है। हाँ जूल्स में निकाल, ठीक है। ये बस ये एक लाइन की एनर्जी चाहिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताता हूं मैं। हाँ तो अब बस क्या करना है, देखो N2 क्या रखेंगे 5 और N1 क्या रख देंगे 2, ठीक है। अब वो फॉर्मूला लगा दो, लगाओ फॉर्मूला। हाँ दो इसको तो ऐसे ही रहने दो, 2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये माइनस साइन का भी बस एक रिलेवेंस है, बाकी इससे भी कोई मतलब नहीं है। ये क्या आ जाएगा हमारा, Z एटॉमिक नंबर, है ना, हाइड्रोजन के लिए हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1/4 माइनस 1/25, है ना, तो कितना हो जाएगा, हाँ मतलब अब देखो, अब ये तो आप लोग निकालो, ये 100 हो जाएगा, है ना, 25 माइनस 1 आ जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा, है ना, इंटू 21/100। तो ये थोड़ा से ये और बढ़ा दो, 21 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर कर दो उधर। अरे आलस नहीं करना है, करो करो। कितना आया, -4.578 इंटू 10⁻⁻20 जूल, है ना। माइनस साइन सिर्फ ये आ रहा है, बता रहा है कि ऊपर से जब नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बस ये बता रहा है, ठीक है ना। आपको एंड में आंसर क्या लिख देना, उस माइनस साइन को हटा के आंसर लिख दो, इतने जूल एनर्जी, ठीक है। माइनस सिर्फ ये इसको इंडिकेट करने के लिए करा हुआ है कि ये ऊपर से नीचे आ रहा है। जब यही आपको उल्टा क्वेश्चन दे देंगे कि 2nd से 5th तक जा रहा है, तो आंसर आपका प्लस में आ जाएगा, क्योंकि आंसर यहां माइनस में एक और आएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस में आएगा। इसका मतलब उतनी एनर्जी इसको देना पड़ेगी, तब वो ऊपर जाएगा। जितनी एनर्जी रिलीज करके नीचे आएगा, यदि उतनी दे दी तो ऊपर चले जाएगा, ठीक है।
और यही एनर्जी इन दोनों के शेल के एनर्जी का डिफरेंस होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस साइन का सिर्फ ये रिलेवेंस है ना, ठीक है। इसीलिए मैंने उसको इधर ऐसा कर दिया था कि आपका आंसर प्लस में आ जाता फिर, ठीक है, मैं उल्टा रख देता प्लस में आ जाता आंसर, लेकिन फिर वो क्या होता है फॉर्मूले में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो आप तो बस ये ध्यान रखना कि माइनस साइन इसलिए, ठीक है, कि माइनस साइन इज की एनर्जी इमिट हो रही है। हाँ ये भी चलो लिख लो, वेन एवर इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम अपर शेल टू लोअर शेल, whenever electron comes from upper shell to lower shell, then energy is emitted. एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी, इसलिए साइन क्या आ गया, माइनस आ गया, है ना, इसलिए साइन क्या आ गया, उसका नेगेटिव आ गया। शेल की एनर्जी भी हम नेगेटिव में ही लिखते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ, इफ इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम अपर शेल टू लोअर शेल देन इट इमिट एनर्जी, वो एनर्जी बाहर निकलेगी, तो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कि एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तभी तो आपको स्पेक्ट्रम में वो लाइन दिखेगी, है ना, नहीं तो स्पेक्ट्रम मन से थोड़े आएंगे, वो लाइन दिखेगी, ठीक है। और वेन एवर इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम लोअर शेल टू हायर, उसमें एब्जॉर्ब होगी, तो वहां काली लाइन दिखेगी, है ना, वहां काली दिखेगी, इसलिए तो उसको क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और इसको क्या बोला, इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये डिफरेंस है। हाँ, वेन एवर इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम लोअर शेल टू हायर शेल देन इट, नहीं लोअर टू हायर, हाँ, देन इट एब्जॉर्ब एनर्जी, है ना। सो क्या आएगा, साइन पॉजिटिव आएगा कि उसने एब्जॉर्ब करी हुई है, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव लिखना है ना, क्योंकि एनर्जी वो एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा, ठीक है। हाँ देखो ये सब हमको बोर ने बताया है ना, ये जो मैं बोल रहा हूं ये बोर ने बताया हुआ है ना, ठीक है, वो वाला तो हम बोर का मॉडल में भी ये लिख लेंगे, लेकिन क्या है सब यहां पर इतना आया समझ में सबको। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है, हाँ ऐसा लिखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको 2 यूनिट में पूछेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर जूल, मतलब 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, ठीक है। तो वो जब आप उसको 2.18 को कन्वर्ट करोगे तो 13.6 आ जाएगा, ठीक है, इसलिए वो फॉर्मूला भी लिखा था मैंने एक, ठीक है। अब उस फॉर्मूले को भी लिख लो, है ना, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि देखो दोनों में पूछेंगे, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ, डेल्टा E इज इक्वल टू -13.6 इंटू 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, n1 को ही पहले लिखना, ठीक है, और ब्रैकेट लगा के z स्क्वायर। अब यूनिट क्या हो जाएगी, EV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है, हाँ z स्क्वायर आएगा बिल्कुल, EV हो जाएगी, ठीक है। तो आपको इन्हीं 2 यूनिट में पूछेंगे, किलो जूल में पूछा तो 1000 से डिवाइड कर देना जूल को, है ना, तो किलो जूल में हो जाएगी, ठीक है। वैसे ये 2 यूनिट होती है हमारी SI, दोनों को, इनको SI, वैसे SI जूल होती है, मगर EV हम ज्यादातर EV को भी यूज करते हैं, ठीक है। EV में आंसर छोटे हो जाते हैं, ये फायदा होता है ना, कि थोड़ा छोटे हो जाता है वो, इसलिए एक यूनिट और बना दी उन्होंने, ठीक है, ऐसा। हाँ हाँ देखो अब ये ऐसे गलती मत करवाओ सर, है, क्योंकि 2 डिजिट के पहले डेसिमल है तो उसमें 3 डिजिट के पहले कैसा होता तो अब ये देखो, अब ये 21 2 है, आंसर पूरा सही होगा। हाँ ठीक है, चलो ऐसे कर दिया। देखो ये आंसर तो खुद कर लेना, इसमें इससे दो, मैं इंटरेस्ट उसमें है ही नहीं आंसर में, बस ये सब आ जाना चाहिए कि कैसे कर रहे हैं आप, ठीक है। बोर मॉडल के बाद ये और भी इजी हो जाएगा, हम अलग अलग शेल की एनर्जी निकाल के भी सबट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए आंसर में उतना हमको कोई वो नहीं है, ठीक है ना। ये तो इन लोगों ने ऐसा बताया था, बोर ने तो हर शेल की एनर्जी बताती, है ना।
अब उन शेल की एनर्जी को माइनस कर दो तो यही फॉर्मूला आ रहा है। इसीलिए बोर के मॉडल को सही माना कि ये फॉर्मूले और बोर का मॉडल बिल्कुल एक दूसरे को वो करते, वेरीफाई करते। ठीक है, ये आया। अब देखो, अब इसमें एक और चीज को हमको ध्यान रखना है। जैसे आपको पूछे कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ की लाइन कौन सी होगी, या सबसे ज्यादा एनर्जी की लाइन कौन सी होगी, या सबसे कम वेवलेंथ की कौन सी होगी। ठीक है, जैसे चलो एक और क्वेश्चन लिखो, फाइंड एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन of lowest wavelength। तो अब हम एक नई चीज पे आ रहे हैं, इन बामर सीरीज। लोएस्ट, अभी तक हमको N1 N2 दे रखे थे, अब उन्होंने बामर सीरीज दे दिया, लोएस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। ठीक है, तो अब हमको N1 खुद फाइंड करना है। N1 तो 2 आ गया। अब बस ये N2 पर आप सब लोग मेरे को बताओ N2 क्या लिखेंगे इसमें। ठीक है, और कोई क्योंकि लोएस्ट वेवलेंथ सभी के 3 आ रहा है। देखो लोएस्ट वेवलेंथ, अब आप ये बताओ, यदि ये थर्ड से सेकंड पर आएगा तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी कि ये 7 से सेकंड पे आएगा, तब 7 से सेकंड पे आएगा। ठीक है ना। एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी इसकी, इस लाइन की, तो N2 3 नहीं होगा, N2 इंफिनिटी होगा। 7 क्यों होगा, 7 थोड़ी होता है, सबसे आखिरी इंफिनिटी होता है ना। 7 तो यहां बना हुआ है ना, तो N2 क्या होगा, इंफिनिटी। ठीक है, आप देखो ध्यान रखना है, लोएस्ट वेवलेंथ पूछा है तो N2 इंफिनिटी, हाईएस्ट एनर्जी पूछा है तो भी N2 इंफिनिटी। ठीक है, तो N2 जो बोला था वो आएगा थर्ड, है ना। ठीक है, अब देखो बिल्कुल, अब ये अपन लिख भी लेंगे ये सब चीजें। हाँ, तो देखो अब N2 इंफिनिटी, बस अब तो आंसर निकल जाएगा, अब कुछ थोड़ी रह गया। 1/इंफिनिटी क्या होगा, 0 होता है 1/, है ना। तो 2 स्क्वायर माइनस 1/, सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये 1/इंफिनिटी वाला, है ना। तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो बस आंसर आ जाएगा हमारा 2.18 इंटू 10⁻⁻18/4। और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना तो और इजी है, क्या हो जाएगा सीधे सीधे, हाँ -13.6/4, सीधे सीधे, है ना। तो और इजी सा हो जाएगा। ठीक है, आया, समझ में आया। तो देखो हमको जो 1/इंफिनिटी 0 ही लेना है। ठीक है, माइनस नहीं कर सकते आप, है ना, उसमें से। ठीक है, लेकिन कि जैसे ऊपर इंफिनिटी आ जाता तो ये माइनस सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता था, क्योंकि हमको इंफिनिटी मतलब कुछ पता ही नहीं है ना, तो कैसे करते सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये 1/0 क्या होता है, वो होता है नॉट डिफाइंड, देखा जाए तो, है ना, वो नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 के टेबल में 1 कभी नहीं आएगा, है ना, वो नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है ना, तो 1/इंफिनिटी को 0 लेना। ठीक है, तो देखो ये आंसर आ गया हमारा, आया, समझ में आया अच्छे से। तो ये ऐसे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये जो एनर्जी आएगी वो एक्चुअली में सेकंड शेल की एनर्जी आएगी। जब भी उधर आप इंफिनिटी रखोगे और इधर जिस शेल का नंबर रखोगे उसी शेल की एनर्जी होगी वो। जैसे 1 होता तो ये आंसर आ जाता -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो पहले शेल की एनर्जी है ना। ये जो आएगा ये सेकंड शेल की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है ना, ये बोर मॉडल में करेंगे हम सीधे फॉर्मूले से ही, लेकिन ऐसा हो जाएगा। आए समझ में आया, क्योंकि इंफिनिटी मतलब वहां तो कुछ एनर्जी है ही नहीं। एट इंफिनिटी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। ठीक है, वो 0 मानी जाती है। और जैसे जैसे अंदर आ रहा है तो एनर्जी को इमिट कर रहा है ना, इसीलिए अंदर के शेल की एनर्जी क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। ठीक है, इसीलिए कभी भी शेल के एनर्जी को हम नेगेटिव लिखते हैं, इसलिए नेगेटिव लिखते हैं क्योंकि इंफिनिटी पे 0 है, 0 से कम क्या होगा, नेगेटिव, है ना। अदरवाइज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन घूम ही नहीं सकता है ना। देखा जाए तो नेगेटिव एनर्जी में इलेक्ट्रॉन घूमेगा कैसे, 0 में ही नहीं घूमेगा, तो नेगेटिव में कैसे घूमेगा। तो नेगेटिव का सिर्फ यही रिलेवेंस है कि हम मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की हाईएस्ट एनर्जी 0 होती है जब वो इंफिनिटी पे पहुंच जाता है ना। ठीक है, तो सॉरी,
कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, जीरो, और अंदर आता है तो क्या होता है, इमिट करता है, तो इसलिए वो नेगेटिव लिखते हैं। ये सब हम लिखेंगे लेकिन बोहर मॉडल में। हाँ, तो आप देखो, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के गलत हो जाते हैं। हाईएस्ट एनर्जी में तो 90% बच्चे सही कर देते हैं इन्फिनिटी लेके, लेकिन हाईएस्ट वेवलेंथ में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, है ना। हाँ, कम वाला आएगा, है ना, लेकिन वो बच्चे वो कर देते हैं इन्फिनिटी उसमें भी, है ना, यही तो बोल रहा हूँ कि उसमें गलती करते हैं। लोएस्ट वेवलेंथ में वो ये कर देते हैं, है ना। हाँ, जबकि उसमें वैसे आएगी। तो अब ऐसे ऐसे लिख ही लो, ये पॉइंट ही लिख लो। फॉर देखो, ये तो पहले से भी पता है, पता ही ना, ये तो फिर भी गलती होती ना, इसलिए ऐसा लिख लो। फॉर लोएस्ट वेवलेंथ एंड हाईएस्ट एनर्जी n2 इक्वल टू इंफिनिटी। ठीक है, तो क्या है, एग्जाम में दिमाग चलाना फिर हमको कभी कभी दिक्कत हो जाए। इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी की लाइन का जब भी आपको क्वेश्चन आए तो n2 क्या ले लेना है, इंफिनिटी ले लेना है, ठीक है। हाँ, एंड फॉर, हाँ, सेकेंड पॉइंट लिखो, फॉर हाईएस्ट वेवलेंथ एंड लोएस्ट एनर्जी n2 इक्वल टू n1 प्लस 1, n2 इक्वल टू n1 प्लस 1। ठीक है, देखो ये दो चीज आई अच्छे से समझ में, तो ऐसा ही हो जाएगा, है ना। तो अब देखो बताओ, अब जैसे आपको पूछे कि ये 3 से 2 पर आएगा, तो इसके कौन सी लाइट, कौन से कलर की लाइट की संभावना ज्यादा है इसमें, 3 से 2 में, ये विजिबल है, तो 3 से 2 में कौन से कलर की संभावना है। देखो ये गलती करी ना फिर, रेड होगा ना। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा वेवलेंथ नहीं है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ मतलब सबसे कम एनर्जी वाली, तो रेड आएगी, है ना, तो ये रेड। तो ये अब यदि आपको पूछें कि रेड एंड से पहली लाइन, तो वो कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है, ये। तो ये क्वेश्चन हमको ऐसे भी देते हैं, फाइंड एनर्जी ऑफ थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड, है ना, ऐसा। सर क्या रेड, हाँ, ये भी हाँ, ये चलो लिखो, फिर इसके बाद समझ में आ जाएगा अपने आप, समझ उसका तो कुछ देखो, वो इन्फिनिटी से है ना, तो अब वो वायलेट एंड होगा वो, है ना, लेकिन इन्फिनिटी से कम हम कर नहीं पाएंगे ना कुछ भी। जैसे आप कोई बोले कि इन्फिनिटी, वो वायलेट एंड से सेकेंड लाइन बताओ, तो इन्फिनिटी -1 क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। इसलिए उधर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, रेड से पूछेंगे, पूछ ही नहीं सकते ना वो उस साइड से। हाँ, सिर्फ ऐसा नॉर्मल पूछ सकते हैं कि वायलेट एंड किधर आएगा, तो हम बोल सकते हैं इन्फिनिटी से जो लाइन है ना, तो रेड जरूर आएगा उसमें, है ना, उधर का कहां तक आता है वो नहीं कह सकते, ठीक है, ऐसा। तो अब देखो, जरूरी नहीं ना कि वो कहीं के भी आ सकती है, थोड़ा सा वायलेट में भी कई सारी वेवलेंथ होती है ना, बहुत सारी होती है। ये तो थेरोटिकल चीजें हैं, देखो, है ना, प्रैक्टिकली तो हमको वो स्पेक्ट्रम थोड़ा सा अलग दिखेगा, है ना, क्योंकि हम कितनी एनर्जी उसको दे रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा उसका, है ना, क्योंकि उसका तो ग्राउंड स्टेट में होता है इलेक्ट्रॉन, जब उसको एनर्जी देंगे हाइड्रोजन को तो ऊपर जाएगा, फिर उसको एनर्जी देना बंद कर देंगे तो वो नीचे आएंगे, तो फिर हाँ, उसके बाद उसी को तो इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक। हाँ, तो अब लिखो ऐसा कि फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड, फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड, रेड एंड, देखो रेड लिख दिया, इसका मतलब बामर सीरीज है वो, है ना, क्योंकि रेड कोई दूसरे में नहीं आएगा ना, तो लेमन में ना पाशन में, किसी में भी नहीं, ठीक है। रेड मतलब विजिबल सिर्फ बामर में आता है। तो फर्स्ट लाइन फ्रॉम रेड एंड के लिए क्या होगा, n1 इक्वल टू 2 एंड n2 इक्वल टू 3, n2 इक्वल टू 3, है ना। अब हमको जैसे, अब ये क्वेश्चन लिखो, ये आया, समझ में आया रेड एंड वाला। तो अब ऐसा क्वेश्चन लिखो कि फाइंड एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, एनर्जी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन
ऐसा लिखना था, थर्ड या सेकंड लाइन या थर्ड लाइन फ्रॉम रेड एंड, ऐसा क्वेश्चन लिखो। फाइंड एनर्जी ऑफ थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन फ्रॉम रेड एंड, थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन फ्रॉम रेड एंड, ठीक है ऐसा। तो थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन के लिए अब N2 क्या होगा रेड एंड की तरफ से, फर्स्ट के लिए क्या होगा 3, हाँ 4 और ये 5, ये तीसरी लाइन होगी रेड एंड की तरफ, ठीक है। आए नहीं समझ में? पहली लाइन कौन सी हुई, आप लोगों के पास रेड कलर हो तो इस लाइन को रेड में ही बना लो, है ना, ठीक है। हाँ रेड का यदि N1 2 हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, वो फॉर्मूले में रख दो, है ना, आंसर आ जाएगा। वो तो हमने करा ही था, फॉर्मूले में करा ही था एक 5 और 2 वाला, ठीक है। आ गया ना अच्छे से समझ में, है ना। ऐसे देखो इस ढंग से ये, तो अब आप ये स्पेक्ट्रम से रिलेटेड चीजें कर सकते हो, है ना। ये मैं लगभग सब चीजें बता दी स्पेक्ट्रम।